हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सर्कल का इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि भैया सर्कल से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। और सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज करते टाइम आपको किसी भी टर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो बस आपको ध्यान से सुननी है, और अगर आप साथ में नोट कर ले तो वो सुने पे सुहागा होगा। ठीक है, तो हम ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे भैया सर्कल है चैप्टर का नाम, जिसे हम वृत्त कहते हैं हिंदी में। इसमें सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से सुने। हम बोलेंगे कि भैया वृत्त क्या होता है। वृत्त होता है कि अगर मैं किसी बिंदु से बिंदु को निश्चित कर लूँ, निश्चित मतलब फिक्स कर लूँ, और उससे फिक्स दूरी पे, ध्यान से सुनो, फिक्स दूरी पे मैं चारों तरफ बिंदुओं को जोड़ दूँ, तो फिर हमारा जो आकृति बन जाएगी वो वृत्त हो जाएगी। मतलब कि अगर किसी बिंदु से निश्चित दूरी पे मैं चारों तरफ बिंदुओं को जोड़ दूँ तो वो हमारी हो जाएगी वृत्त। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि भैया वो जो निश्चित बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं, और वो जो निश्चित दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं डिफाइन भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा आएंगे। किसी तल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं को चारों तरफ जोड़ दिया जाए तो वृत्त बन जाता है। मतलब एक निश्चित बिंदु लेना है जिसका नाम केंद्र है, और केंद्र से अगर निश्चित दूरी चारों तरफ ले लिया जाए तो हमें वृत्त बना लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ये भी दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम है, मैंने चारों तरफ एक निश्चित दूरी ही ली है। ओके, अब आते हैं हम सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर में जो आने वाली है। वो सारी टर्म्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवानी है, और वो साथ साथ में आप नोट भी कर लें तो ज़्यादा सही है। चलिए, तो आप सबसे पहले टर्म्स पढ़ेंगे। आपको इतना तो समझ में आ गया कि सर्कल में बीच में एक सेंटर होता है, और उससे जो निश्चित दूरी पे हम ये बिंदु बनाते हैं उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पहली टर्म पढ़ते हैं जीवा। अब ध्यान से सुनेंगे। अब बोलेंगे भैया एक तो पहले सर्कल है, चैप्टर का नाम सर्कल है, तो आप सर्कल बना के रखें। वृत्त, किसी भी वृत्त में अगर मैं कोई भी वृत्त के ऊपर, अच्छा मैंने इससे पहले आपको एक वो नहीं बताया, ध्यान से सुने। अब बोलेंगे भैया ये जो गोले के अंदर होता है ना, इसे हम अभ्यंतर कहते हैं, और इंग्लिश में इंटीरियर कहते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और इसे कहेंगे कि वृत्त का अभ्यंतर भाग है। ये अंदर वाला भाग को अभ्यंतर कहते हैं, बाहर वाले को बाहरी भाग कहते हैं। स्पेलिंग आप देख लें ना हिंदी में। और फिर अगर मैं ऊपर है तो आप बोल देंगे कि क्या नाम है, ये वृत्त के ऊपर है। ठीक है, वृत्त के ऊपर। तो जैसे मैं ऐसे पूछ लिया जाता है कि भैया अगर बोल दें कि मैं यहाँ एक सर्कल है और इसमें ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट डाल दिए, और यहाँ पे मान लीजिए डी और ई डाल दिया। आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया वृत्त के अभ्यंतर में कौन कौन से पॉइंट है, तो अभ्यंतर आपको पता होना चाहिए, है ना। वो बताएंगे नहीं, अंदर की बात हो रही है। अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, तो आप बोलेंगे भैया ए बी और सी अभ्यंतर में, और बाहरी भाग में डी और ई है। अगर एक पॉइंट इसके ऊपर लगा दिया तो आप ये भी पूछ सकता है कि ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलेंगे एफ। ठीक है, तो मतलब आपको ही पता होना चाहिए अभ्यंतर अंदर होता है, बाहरी भाग बाहर होता है। वृत्त के ऊपर वाला ऊपर जो पॉइंट होगा उसे हम वृत्त के ऊपर वाला भाग कहेंगे। अब समझ में आ गया। अब हम जीवा पे बात करते हैं। देखिए ध्यान से सुनेंगे, जीवा क्या होता है। अगर हम वृत्त के ऊपर कोई दो पॉइंट ले, मैं कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। ध्यान से सुने, अगर उन दोनों पॉइंट को मैं एक सीधी रेखा से जोड़ दूं तो जो रेखा बनेगी उसका स्पेशल नाम रखा जाता है, जिसे हम जीवा कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। अब आपके दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए, भैया मैं बिंदु तो कैसा भी ले सकता हूँ, है ना। आपने बोला कि बिंदु कोई भी ले लो, तो मैं यहाँ भी लूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जीवा और बड़ी होगी, इससे तो बड़ी होगी, आपको दिख ही रही है। फिर यहाँ भी लूँगा तो ये और बड़ी होगी। फिर आपको पता है कि और भी मैं खींचता जाऊँगा तो ये बहुत सारी जीवा बनेगी। तो अगर आपसे से सवाल पूछा जाता है कि भैया एक वृत्त में कितनी जीवा बनाई जा सकती है, तो आप बोलेंगे भैया असंख्य जीवा, है ना। बहुत सारी जीवा आप बना सकते हो, जितनी इच्छा है उतनी जीवा बना लोगे, है ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए। आपको मैंने एक बात बताया था सबसे पहले, जब मैं पहला वो बता रहा था, मैंने बोला था कि जहाँ से इसकी निश्चित दूरी रखी जाती है उसे केंद्र कहते हैं। अगर मैं इसके केंद्र को यहाँ बोलूँ तो ध्यान से सुने, वो जीवा जो केंद्र से पास करती है, मतलब भैया समझ में नहीं आया, वो जीवा जो केंद्र से पास करती है, मतलब सेंटर से, जहाँ से मैंने सर्कल को बनाया है, उस जीवा का स्पेशल नाम है। आपको अभी मैंने क्या बोला, जीवा क्या होती है, सबसे पहले ये बताइए। जीवा होती है दो पॉइंट के बीच में अगर सीधी रेखा खींची जाए तो वो जीवा कह देंगे। और पॉइंट कोई भी हो सकता है ना, मैंने यहाँ भी लिखा, यहाँ क्यों लिखा, मेरी मर्जी, कहीं भी ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, कोई वो नहीं है। बट अभी मैं ऐसे ले रहा हूँ, तो आप बोलेंगे भैया जो जीवा केंद्र से पास करती है उसका स्पेशल नाम रखा जाता है, जिसका नाम होता है व्यास। मैंने क्या बोला, जीवा बहुत सारी बना सकते हैं,
पर जो सेंटर से पास करे, जो केंद्र से पास करे, उस जीवा का नाम व्यास रखा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा भैया नाम रखना था तो किसी और का रख लेते, इसका ही स्पेशल नाम क्यों रखा गया? क्योंकि आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो सेंटर से पास कर रही है ना वो जीवा सबसे बड़ी है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ सबसे थोड़ी छोटी जीवा बन रही है, फिर बड़ी बड़ी होती जा रही है और सेंटर पे सबसे बड़ी बन रही है, फिर आप आगे देखेंगे तो छोटी होती जाएगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो सेंटर पे जीवा है जिसका नाम व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, तो आप बोल देंगे भैया व्यास। समझ में आ गया? आपसे ये भी पूछा जा सकता है एक सर्कल में कितनी जीवा बनाई सकती है, तो आप बोलेंगे भैया असंख्य, है ना, मैं कितनी भी लाइन खींच सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट तो कितने भी ले सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर है कि भैया क्या नाम है, जीवा क्या होती है। सेंटर से जो जीवा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यास, अच्छा ऊपर लिख दिया है, ओके। तो बोलेंगे सेंटर से जो पास करती है वो व्यास होती है और सेंटर को केंद्र कहते हैं। ये भी पहले ऊपर बता चुका हूँ। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे आप, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए अभी मैंने क्या बोला था, सेंटर से एक निश्चित दूरी को जहाँ से सर्कल बनाया जाता है उसे त्रिज्या कहते हैं। और व्यास को ध्यान से देखिएगा, ये जो डार्क लाइन है इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कह देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी को त्रिज्या कह देंगे, क्योंकि आपको पता है ना सेंटर से सर्कल के कोने सर्कल के ऊपर तक जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा एक त्रिज्या दो त्रिज्या को मिला के व्यास के बराबर बन रहा है। भैया नहीं समझ में आया, देखिए ध्यान से सुने। अब बोलेंगे भैया एक बात भाई, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और व्यास में देखिए व्यास जो होता है वो सेंटर से पास करता है, तो आप बोलेंगे सेंटर से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या और सेंटर से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या। तो आप बोलेंगे भैया व्यास जो होता है वो 2 बार त्रिज्या के बराबर होता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं क्या बोलूँगा भैया, सेंटर से क्या नाम है, सर्कल के ऊपर जहाँ तक होता है वहाँ की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब व्यास जो होता है वो सेंटर से ही पास करती हुई हमारी जीवा होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले मुझे ना बोले, इसको कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपको त्रिज्या को रेडियस कहते हैं और ये व्यास को डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया क्या नाम है, 2 त्रिज्या बराबर व्यास हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बोला, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि भैया सेंटर से पास करने वाली रेखा जो जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं और व्यास जो होता है वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ ही पूछ लेता हूँ समझाते हुए कि मान लीजिए अगर आपसे बोला गया व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई बताइए। तो आप बोलेंगे भैया व्यास की लंबाई 8 है, तो आपको पता है व्यास जो है वो 2 त्रिज्या के बराबर है, तो 2 त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो जाएगा, तो 2 त्रिज्या बराबर 8, क्योंकि व्यास की लंबाई 8 दे रखी है। अब बोलेंगे भैया त्रिज्या यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब कुछ कुछ फार्मूला भी रट लेते हैं, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अगले टर्म पे जिसको हम चाप कहते हैं। चाप कहते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे चाप क्या होता है। अब देखिए हम यहीं से बात शुरू करेंगे जहाँ से हमने ख़त्म की है। अभी मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैंने एक रेखा खींची तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवा। ये आपको पता है, अभी बताया है। हाँ भैया सुना तो था पर भूल गए, दोबारा सुन लीजिए। आपसे क्या बोला, 2 पॉइंट लिए उसको सीधी रेखा से जोड़ा या रेखा से जोड़ा, सीधी हो या ना हो आप, तो आप बोलेंगे भैया जीवा हो गया। अब ध्यान से सुने, इस 2 पॉइंट के बीच में सर्कल का जो हिस्सा इस 2 पॉइंट के बीच में आता है उसे हम कहते हैं चाप। मतलब सर्कल का हिस्सा, मतलब ये जो सर्कल के ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम चाप कहेंगे। क्लियर है? तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो मुझे दो एक और चीज़ दिख रही है, ये जो जीवा है ना ये वाला चाप भी बना रहा है। चाप मतलब क्या होता है, किसी 2 पॉइंट के बीच में सर्कल का वो हिस्सा। तो आप बोलेंगे भैया ये चाप हो गया और ये भी एक चाप हो गया, क्यों? क्योंकि ये भी तो 2 पॉइंट के बीच में, पी और क्यू में। अब देखिए आपको ये बात अपने से क्लिक करनी चाहिए कि भाई ये छोटा है और ये बड़ा है, तो मैं ये कहूँगा ना कि किसी 2 पॉइंट में एक तो बड़ा चाप बनता है और एक छोटा चाप बनता है। अब बड़े वाले को दीर्घ चाप कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये बड़ा है, तो आप यहाँ दीर्घ नहीं लिखेंगे, यहाँ दीर्घ लिखेंगे। और फिर आप बोलेंगे भैया ये वाला चाप जो छोटा है इसे हम लघु चाप कहते हैं। क्या बोला मैंने बोला कि भैया कोई भी 2 पॉइंट लो, उनके बीच में सर्कल के ऊपर सर्कल का वो हिस्सा जो उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम चाप कहते हैं। और चाप जो होता है वो बड़े वाला जो होगा उसे दीर्घ चाप कहेंगे और छोटा होगा तो उसे हम लघु चाप कहेंगे। ये क्लियर है? इसे इंग्लिश में आर्क कहते हैं, आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। और इसे दीर्घ है तो मेजर आर्क कहेंगे, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ मेजर आर्क।
और लघु चाप है तो मैं बोलूँगा माइनर आर्क। माइनर आर्क क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया हमने ये क्लियर हो गया कि भैया चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, चाप के बारे में बता दूं, 2 पॉइंट के बीच में सर्कल के ऊपर वाला हिस्से को चाप कहते हैं। अगर और ध्यान रखिए 2 पॉइंट में आप बोलेंगे कि भैया 2 पॉइंट के बीच में ना एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, छोटे वाले को लघु चाप कहेंगे, बड़े वाले को वो दीर्घ चाप कहेंगे। ये क्लियर है। अब 2 टर्म आपको सीखनी और है, एक तो वृत्तखंड है और त्रिज्यखंड है। दोनों बातें मैं बता देता हूँ फटाफट से। देखिए अब बोलेंगे भैया वृत्तखंड। अब देखिए मैं हमेशा वहाँ से शुरुआत करता हूँ जहाँ से आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आप बोलेंगे भैया वृत्त खंड कुछ लग रहा है। अब वृत्त मीन सर्कल होता है और खंड मीन्स उसका पार्ट, तो सर्कल का कोई पार्ट होगा। अब ध्यान से सुनेंगे, आप बोलेंगे भैया एक सर्कल फिर बनाओ, क्योंकि चैप्टर का नाम सर्कल है तो बार बार बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, मैंने फिर 2 पॉइंट लिए पी और क्यू। अगर मैंने उसे जोड़ा तो इसका नाम क्या होगा। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप ही बता देंगे है ना कि इसका नाम क्या हो जाएगा। सर्कल ढंग का नहीं बना भैया, कोई बात नहीं। तो आप बोलेंगे भैया पी क्यू जो है वो उसका नाम अभी आपने बताया था जीवा होता है। और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये जो होता है इसे चाप कहते हैं। और ये तो लघु चाप हो जाएगा इस पॉइंट का, है ना। आप ये आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए भैया यहीं क्यों पॉइंट ले रहे हो, पॉइंट तो आप कभी भी ले सकते हैं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। आप बोले कि सर्कल के अंदर के हिस्से को खंड कहते हैं, सर्कल का खंड कहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे भैया ये जो जीवा है, जीवा जो है ये सर्कल को 2 भागों में बांट रही है ना। एक तो ये बड़ा वाला हिस्सा और ये छोटा वाला अंदर का हिस्सा। तो आप बोलेंगे कि भैया ये वाले को हम वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड मतलब मैं एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर जीवा जीवा जो होता है, जीवा के अंदर सर्कल के पार्ट को हम वृत्तखंड कहते हैं। जीवा खींचने के बाद जो सर्कल के पार्ट बट जाते हैं उन्हें हम वृत्तखंड कहते हैं। समझ गए, ठीक है। अब बोलेंगे भैया वृत्तखंड जो है ये तो एक बड़ा दिख रहा है, और ये मतलब देखिए सर्कल जो है और ये कॉर्ड है, ये जो मतलब ये जीवा है, जीवा जो है वो इस सर्कल के एक बड़े वाले हिस्से बना रहा है और एक छोटा बना रहा है। तो आप बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। और इसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं, वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड मीन्स होता है कि वृत्त के अंदर का कोई हिस्सा। अब वो खंड कौन बनाएगा, वो खंड जीवा बनाएगा। जीवा जो होता है वो जो एरिया सर्कल के अंदर का लेता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। अब ध्यान से सुने, जीवा जो होगा वो बांट देगा, एक तो दीर्घ वृत्तखंड में एक लघु वृत्तखंड में। तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, बड़ा वाला हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, छोटे वाले हिस्से को लघु वृत्तखंड कहेंगे। समझ गए। तो सर यहाँ पे बच्चों को डाउट हो जाता है कि भैया अभी आपने जो चाप बताया था उसमें दीर्घ लघु चाप, ये सर्कल का ये है सिर्फ फेरी है, मतलब सिर्फ बाहर का हिस्सा है, उसे हम सिर्फ चाप कहते हैं। और ये जो अंदर का हिस्सा होता है इसे हम वृत्तखंड कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में जिसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। अब आपके दिमाग में आएगा त्रिज्य लिखा है, त्रिज्या से आता है भैया, त्रिज्या अभी बताया था मैं फिर भूल गए। देखो ध्यान से सुने, आप बोलेंगे भैया सेंटर से मतलब केंद्र से क्या नाम है, चारों तरफ की दूरी को जो फिक्स दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं, तभी तो सर्कल बनेगा। तो आप बोलेंगे भैया त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्या के अंदर आने वाला खंड, है ना। खंड मतलब भाग, तो आप भी बताया था। तो आप बोलेंगे भैया एक बात बताइए, त्रिज्य खंड। तो मैंने सेंटर से अगर मैं त्रिज्या बना लूँ, 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच में, सबसे पहले हम 2 पॉइंट लेंगे पी और क्यू, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना। 2 पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट में ये जो चाप आता है और 2 त्रिज्या है, तो 2 त्रिज्या और एक चाप के बीच में जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड। इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि त्रिज्या के बीच में आ रहा है ना, तो इसीलिए नाम इसका त्रिज्य खंड पड़ गया। अब आप फिर बोलेंगे भैया यहाँ एक छोटा एरिया, इसकी ये वाला भी तो एरिया आ रहा है ना, और ये बड़ा है, तो इसका नाम फिर वही आप बताएंगे इस बार की दीर्घ त्रिज्य खंड आ जाएगा। त्रिज्य खंड आ जाएगा। और इसका नाम क्या आ जाएगा, लघु त्रिज्य खंड। छोटा है भैया तो लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड बड़ा है। ये वृत्त खंड और त्रिज्य खंड में डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं बता देता हूँ, इसका नाम होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट। और इसका नाम होता है सेक्टर, इंग्लिश वालों के लिए, है ना। इसका नाम सेगमेंट होता है, इसका नाम सेक्टर होता है। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड के अंदर जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। और क्या नाम है, रेडियस के अंदर का एरिया को त्रिज्य खंड कहते हैं, मतलब त्रिज्या के अंदर के एरिया को त्रिज्य खंड कहेंगे, इसे सेक्टर कहेंगे। ओके क्लियर है।
हम बोलेंगे ठीक है भैया, बेसिक बेसिक टर्म क्लियर हो गई। कैसे दो पॉइंट लोगे, अगर सीधी रेखा से जोड़ोगे तो हमारा जीवा बन जाएगा। चाप क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में सर्कल के ऊपर वाले हिस्से को चाप कहते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड खंड होता है अगर क्या नाम है, इस जीवा के अंदर के एरिया को वृत्तखंड कहते हैं। तो दो होते हैं, दीर्घ और लघु। दीर्घ मतलब बड़ा वाला वृत्तखंड, लघु मतलब छोटा वाला। फिर बोलेंगे भैया त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या है, त्रिज्या और एक चाप के बीच के एरिया को कहते हैं त्रिज्य खंड। बात समझ में आ गई। अभी तक मेरी ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई ना है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं ना, और अगर नोट साथ में करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कुछ क्लियर है। हम बोलेंगे भैया परिभाषा क्लियर है, पद में जीवा क्लियर है, चाप क्लियर है, वृत्तखंड क्लियर है, त्रिज्यखंड क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, उसको हम थ्योरम की फॉर्म में नहीं, एकदम रिजल्ट की फॉर्म में मैं आपको सीधा बताऊंगा, और वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप सबसे पहले आगे आते हैं। सबसे पहले बराबर जीवा। देखिए सबसे पहले आप बोलेंगे भैया हम जीवा, फिर भूल गए। ध्यान से सुने, अगर मैंने सर्कल पे दो पॉइंट लिए और उन्हें रेखा से जोड़ा तो हम बोलेंगे भैया ये जीवा बन जाती। ये आपने अभी बताया है, ठीक है। हम बोलेंगे, ध्यान से सुने, आप सबसे बोलेंगे भैया जीवा बराबर कभी हो सकती है क्या, सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी जीवा बराबर हो सकती है। तो आप बोलेंगे भैया आपको पता है कि सेंटर पे जो बड़ी वाली जीवा है उसका नाम क्या होता है, सोचिए सोचिए, व्यास होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया व्यास जो है उसके उसके दूसरी तरफ भी जीवा की लंबाई कम हो रही है, और इसके इस तरफ भी जीवा की लंबाई कम हो रही है। तो एक बात बताइए, और आपको पता है कि जितनी दूरी बढ़ती जा रही है लंबाई कम होती जा रही है ना। यहाँ बनाऊंगा तो थोड़ी कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, है ना। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर, ध्यान से सुनिए, अगर सेंटर से मतलब केंद्र से दूरी सेम है, मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी मैंने 5 सेंटीमीटर दूर बनाई, तो ये वाली जीवा और ये वाली जीवा की लंबाई सेम होगी, क्योंकि दोनों तरफ घट रही है और समान तौर पे घट रही है, एक ही सर्कल की है। तो आप बोलेंगे भैया बराबर जीवा की सेंटर से दूरी सेम होती है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है। भैया समझ नहीं आया, एक बार लिख के दिखा दो। तो आप बोलेंगे भैया बराबर जीवा, ध्यान से सुने, बराबर जीवा की, मैं यहाँ वन लिख लेता हूँ, कि केंद्र से दूरी समान होती है, केंद्र से दूरी समान होती है। अब बोलेंगे भैया बहुत सिंपल है कि केंद्र से दूरी समान होती है। अब बोलेंगे कैसे, और इसका रीज़न थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कि केंद्र से दूरी समान होती है, ठीक है। आप बोलेंगे भैया देख लीजिए, सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, व्यास से दूर जाते जा रहे हैं, आपको पता है कि जीवा छोटी होती जा रही है, यहाँ और छोटी, यहाँ और छोटी। और हमें पता है अगर केंद्र से समान दूरी पे मैं इस तरफ और इस तरफ जाऊँगा तो जीवा की लंबाई सेम होगी, मतलब ये इसकी लंबाई मान लीजिए 10 है तो इसकी लंबाई भी 10 होगी, ठीक है। वैसे मैंने सिर्फ नंबर एग्जाम्पल लिया है ना, इसको वो नहीं ले। तो आप बोलेंगे भैया ठीक है, मतलब केंद्र से अगर समान दूरी पे जा रहे हैं तो जीवा की लंबाई समान होगी, ये चलिए ये भी एक हो गया। आप बोलेंगे भैया, अब ध्यान से सुने, आप बोलेंगे कि ये जो जीवा है, ध्यान से सुनिए, ये जो जीवा है ये दो पॉइंट से भी मिलके बनी है। ये जो दो पॉइंट है ये सेंटर पे कुछ कोण डालेंगे, इन दो पॉइंट से मिलके मैं सेंटर पे एक कोण आ जाएगा ये वाला, और ये जो सेंटर पे एक कोण आ जाएगा ये वाला। ये दोनों जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं कब, अगर जीवा की लंबाई बराबर है। बात समझ में आई, अगर जीवा की लंबाई बराबर है तो सेंटर पे वो जो कोण डालेगी वो भी बराबर होगा। तो मैं इसका नाम, अभी आपको लगेगा भैया ये वर्टिकली अपोजिट है, पर अगर मैंने जीवा इस तरफ ले ली होती, ध्यान से सुने, अगर जीवा इस तरफ ले ली होती तब आप वर्टिकली अपोजिट नहीं कहते, वर्टिकली अपोजिट नहीं कहते ना आप तो, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट कह रहे हो, बट ये वाला एंगल नहीं कह पाओगे। पर अगर ये वाली लंबाई, जीवा की लंबाई दोनों की सेम है तो सेंटर पे जो एंगल डालते हैं वो सेम होता है, समझ गए। तो अभी मैंने क्या बताया कि भाई जीवा की लंबाई तब सेम होगी जब केंद्र से दूरी सेम है, और अगर जीवा की लंबाई सेम है तो दोनों सेम एंगल डालेंगे सेंटर पे, क्लियर है। तो आप ये लिख देंगे, ये दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि बराबर जीवा समान कोण बनाते हैं केंद्र पे, ठीक है, सेंटर को केंद्र कहते हैं, ये इसमें बहुत वो रॉकेट साइंस नहीं, केंद्र, केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। आप बोलेंगे भैया ठीक है, ये समझ में आ गया कि अगर बराबर जीवा है तो दूरी सेम होनी चाहिए और साथ में कोण भी समान बनानी चाहिए। अब बोलेंगे क्या इसका उल्टा कहा जा सकता है, उल्टा मतलब भैया समझ में नहीं आया। मतलब अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, यहाँ पे मैंने रैंडम कोई जीवा बना ली, और मैंने बोला कि भाई इन इन जीवा जो है उनका केंद्र पे मैंने एंगल देखा,
मैं केंद्र ये वाला है, तो केंद्र पे मैंने दोनों का एंगल देखा तो दोनों का एंगल सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जीवा की लंबाई भी सेम होगी। मतलब अगर केंद्र पे एंगल सेम है किसी दो जीवा का, तो उसकी लंबाई भी सेम होगी। और अगर लंबाई सेम है तो आप ये भी कह सकते हो ना, यहाँ से दूरी भी सेम होगी। मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ये समझ में आ गया ना, तीनों चीज़ें तो मैं लिखनी है, तो आप ये लिख देंगे भैया, अगर जीवा केंद्र पर समान कोण डाल रहा है, मतलब सेम एंगल डाल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना जीवा की लंबाई भी सेम है ना। अभी जैसे मैंने पहले कहा, पहले क्या कहा भैया, पहले कहा कि जीवा की लंबाई सेम है तो केंद्र पे समान एंगल डालेगा। अब अगर समान एंगल कोई दो जीवा डाल रहा है और आपको नहीं दे रखा कि लंबाई सेम है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं लंबाई सेम है। क्यों? क्योंकि समान एंगल तभी डालेगा जब जीवा की लंबाई सेम होगी। क्लियर है? तो अगर जीवा केंद्र पर समान कोण बनाते हैं, तो वह, या वह नहीं, उनकी लंबाई बराबर है। आप ये लिख सकते हो उनकी लंबाई बराबर है, और आप दूरी भी लिख सकते हैं कि दूरी बराबर भी है। ठीक है, उनकी लंबाई बराबर है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जीवा और चाप के बीच में बड़ा सेम रिश्ता होता है। अब ध्यान से सुनेंगे, चौथा वाला, चौथा पॉइंट, तीनों चीज़ें मैंने क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुने भैया, फिर एक सर्कल बनाओ। ये सर्कल, ध्यान से सुनिए, ये सर्कल। अब मैंने यहाँ पे फिर 2 पॉइंट लिए, और एक बात ध्यान से सुनिए, और ये वाले मैंने कुछ आर और एस ले ली, और मैंने बोला कि भैया क्या नाम है, अभी अभी मुझे पता चला है कि पी क्यू और आर एस बराबर है। तो मतलब ये जीवा दोनों बराबर है, तो आप क्या क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो भैया दूरी समान है, साथ में ये जो कोण डालेंगे वो भी समान होगा। अभी मुझे वो बात नहीं करनी है, वो पहले बता दिया कि भैया कोण समान होगा, दूरी समान होगी, हमें इतना पता चल गया। अब ध्यान से सुनिए, अब बोलेंगे भैया इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, ध्यान से सुनिए, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में ये जो ये वाला हिस्सा होता है इसे हम चाप कहते हैं। पहले बता रखा है पर कई लोग भूल भी गए होंगे, है ना। तो इसे कहते हैं चाप। अब बोलेंगे भैया ये जो 2 पॉइंट होते हैं ना, इनके बीच में इसको चाप कहते हैं। आर एस जो हो जाएगा, और पी क्यू के बीच में ये जो सर्कल के ऊपर है, इसे इसको चाप कहते हैं। तो आप कहेंगे अगर पी क्यू आर एस के बराबर है, ये जीवा इसके बराबर है, तो ये चाप भी बराबर होगा। तो पी क्यू इक्वल टू आर एस हो जाएगा, वो जो चाप है, जीवा अगर बराबर है तो चाप भी बराबर होगा, चाप भी बराबर होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई भैया, दोबारा बता दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जीवा बराबर है तो इसका जो चाप है वो भी बराबर होगा। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ये कैसे पॉसिबल है ना, ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर ये सेंटर वाली जो जीवा जो सबसे बड़ी है, इसका नाम क्या होता है स्पेशल, आपके दिमाग में आ गया होगा, व्यास। ठीक है, तो व्यास जो होती है, इस ये जो है ये बीच में है, तो ये वाली जीवा, अरे ये वाला चाप और ये वाला चाप बराबर होता है। अब आप देखेंगे कि भैया जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, ये जीवा छोटी होती जा रही है और चाप भी छोटा होता जा रहा है। तो अगर दूरी समान है तो चाप भी छोटा सेम ही होगा। मतलब अगर दूरी समान है तो चाप भी समान होगा। तो मतलब ये है कि जीवा बराबर है तो चाप भी बराबर होगा। समझ में आ गया? अगर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है जीवा, तो आप कह सकते हैं भैया चाप भी बराबर होगा, ये वाला। समझ गए? अब इसका उल्टा आपके दिमाग में आएगा, भैया क्या इसका उल्टा भी सही है? मतलब अगर चाप बराबर दे रखा है तो जीवा भी बराबर होगी। हाँ बिल्कुल होगी, है ना। अगर चाप बराबर दे रखा है तो जीवा भी बराबर होगी, और जीवा बराबर होगी तो दूरी भी समान होगी, दूरी भी समान होगी तो आप ये कह सकते हैं कोण भी समान होगा। अभी मैं आगे आऊँगा तो आपको बताऊँगा। अब आते हैं बराबर चाप का। तो बराबर चाप का केस तो मैंने आपको बता ही दिया पहला। अब बोलेंगे भैया बराबर चाप तभी होती है जब उनकी क्या नाम है, जो उनका जीवा होता है वो बराबर है, तो उनके अंडर बनी चाप जो होगी वो भी बराबर होगी। तो क्लियर है ना, बराबर चाप कौन सी होगी, अगर पी क्यू आर एस के बराबर होगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। सिंपल है। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम बहुत सारी वो कहते हैं जो हमने यहाँ कहा। यहाँ आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भैया एक बात बताइए, क्या नाम है, ये जो कोण डालेंगी ये भी समान होगा। अब आपके दिमाग में आएगा भैया ऐसा क्यों। तो मैं एक बात बताइए, ये जो कोण आ रहा था पिछले केस में जब मैं बता रहा था कि जीवा समान है, तो कोण जो आ रहा था वो बराबर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो भी तो चाप से ही जा रहा था ना। तो आपको अभी सारे केस जीवा और चाप एक साथ लेके चलने हैं। मतलब जो मैंने कोण बताया था ना, वो चाप का भी केस है। मतलब भैया समझ नहीं आया, मैंने क्या बोला कि अगर अगर किसी की जीवा बराबर है तो उसका चाप भी बराबर होगा, चाप बराबर है तो जीवा भी बराबर होगी, और अगर जीवा बराबर है तो कोण भी समान डालेंगे। मतलब अगर चाप की लंबाई सेम है तो आप कह सकते हैं कोण भी बराबर डालेंगे। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो आप ये लिख सकते हैं चाप बराबर है
तो वह कोण भी केंद्र पर समान डालेंगे, पर समान बनाएंगे या समान डालेंगे, जो मर्जी। अब जरा मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं एक सर्कल और बना दूं और इसमें हम दिखा देते हैं, इसमें नाम बाकायदा लिख देंगे। तो मैं इसका नाम ऐसे A B लिख देता हूँ और इसका नाम इसे P बना देते हैं। तो आप बोलेंगे भैया सेंटर पे इसका कोण और इसका कोण, अगर AB मैं सिर्फ चाप की बात कर रहा हूँ, ये जो AB चाप है ये अगर AP चाप के बराबर है तो ये जो कोण होगा ये वाले कोण के बराबर होगा। तो मैं नाम लिख देता हूँ, इसे O बोल देंगे। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOP, है ना। आपको एंगल का नाम तो लिखना आता होगा कि भैया जो बीच में होता है ना, वहीं पे जहाँ कोण होता है वो बीच में लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भैया AOB जो हो जाएगा वो AOP के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाप बराबर होती है तो कोण भी बराबर होता है, और चाप बराबर होती है तो जीवा भी बराबर होती है। जीवा बराबर होती है तो फिर दूरी भी समान होती है। क्लियर है? यहाँ से क्लियर है ना। अब बोलेंगे भैया ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर चाप बराबर है तो कोण भी समान होगा, कोण समान होगा तो जीवा भी समान है, और जीवा समान है तो दूरी भी समान होगी। चलिए वो सब हटाएं और अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर कि चाप बराबर है तो हमने सब कुछ बता दिया। अब हम और भी कुछ वो कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने, एक आखिरी पॉइंट और बता देते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। पहली बात कि अगर मैंने एक सर्कल बना दिया, वो मैंने नोट नहीं किया है पर फिर भी बता देता हूँ, है ना, मैंने नोट नहीं किया। तो आप बोलेंगे भैया अगर एक सर्कल है, भैया सर्कल मरा हुआ नहीं लग रहा है। आप बोलेंगे भैया अगर एक सर्कल है, अब एक सर्कल है, ध्यान से सुनना, और दूसरा सर्कल है, ये दोनों सेम है, सर्वागसम मैंने प्रूव कर दिया। तो आप बोलेंगे इसका क्या क्या बराबर होगा। इसका हो सकता है कि केंद्र समान, तो केंद्र तो समान उसमें नहीं है, पर हाँ त्रिज्या समान होगी, और त्रिज्या समान होगी, त्रिज्या के साथ साथ भैया बहुत कुछ समान होगा। देखो अगर ये सर्वागसम है तो इसके ये जो मान लो मैंने एक दो बिंदु ले लिया और उनके बीच में मैंने इसे जीवा खींच ली, तो ये जो दोनों जीवाएं होंगी ये अगर बराबर हैं तो ये बराबर दूरी पे भी होंगी। और ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। एक बात बताइए, अगर इसकी त्रिज्या भी समान है, सब कुछ समान है, तो अगर जीवा बराबर है तो सेंटर से सेम दूरी पे होगी, तभी तो जीवा, ये क्या नाम है, जीवा समान है। और आप इसके बाद फिर ये भी कह सकते हैं चाप समान होगा, है ना, क्योंकि जीवा समान है तो चाप तो होगा ही। समझ गए ना। मेरे ख्याल से ही क्लियर हो गया होगा। मैंने चाप के बारे में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि कोण समान लगेगा, ठीक है, जीवा समान होती है। मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्र से जीवा पर जाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। एक बार देख लेते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं, आगे मैं क्लियर करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए आप सबसे पहले बोलेंगे भैया एक सर्कल लो और अगर मैं एक PQ पॉइंट बनाता हूँ, PQ बहुत ले रहे हैं भैया, तो कुछ और ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए। तो अगर मैंने एक जीवा बनाई जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड बनाई और सेंटर से एक रेखा डाली, ध्यान से सुनना, सेंटर से एक रेखा डाली, सेंटर मतलब केंद्र से अगर एक रेखा डाली, सो स्टूडेंट्स हम कह रहे हैं कि भाई ध्यान से सुनेंगे। आप बोलेंगे भैया अगर हमने 2 पॉइंट ले लिया P और Q और उसको जोड़ा और उसके बीच में जो जीवा बनी, उसके वो जो PQ जो है उसे जीवा बनी, उसकी दूरी आपको पता है कि केंद्र से जो होगी, अगर समान जीवा है तो उसकी दूरी समान होती है। पर वो छोड़ी, अभी हम क्या बोलने वाले हैं, हम ये जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर आप केंद्र से कोई रेखा जीवा पर डालते हैं और जो 90 डिग्री बनाती है तो वो जीवा को बीच में से काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में से काटने का मतलब ये होता है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब PO जो है, ओम अगर मैं पॉइंट ले लूँ तो PO इज इक्वल टू OQ हो जाएगा। मतलब अगर सेंटर से कोई लाइन आए और वो 90 डिग्री बनाए PQ पे, मतलब PQ मतलब कोई भी जीवा पे कोई 90 डिग्री बनाए तो वो उसे बीच में से काटेगी, और बीच में से काटने का अर्थ ये है कि आधा वाला, ये जो आधा हिस्सा होगा ये दूसरे हिस्से के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ। अब इसी को आप पीछे लिखा हुआ है थ्योरम के फॉर्म में, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर थ्योरम के फॉर्म में ये लिखा है कि भैया केंद्र से जीवा पर जाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है।
मतलब जो 90 डिग्री वाली रेखा होती है ये जीवा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब बीच में से काटती है। ये क्लियर है आपको? हाँ भैया, बहुत सही। अब यहाँ आपको इसका उल्टा भी प्रूफ करना हो सकता है। प्रूफ क्या करना हो सकता है कि मैं दूसरा इसके बाद लिखवा देता हूँ कि भैया अगर मान लीजिए इसका उल्टा प्रूफ करना हो कि आपसे बोला जाए कि भैया एक रेखा ले लिए और सेंटर से मैंने, ध्यान से सुनेंगे, सेंटर से एक लाइन बनाई जो कि बीच में काट रही है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपको यूज़ करने को बहुत आता है, इसीलिए ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्या थ्योरम है कि भैया सेंटर से अगर जीवा पे कोई रेखा आके लगेगी और अगर वो बीच में से काट रही है, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि भैया वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। या फिर इसका सीधा बोल सकते हैं कि अगर 90 डिग्री बना रही है तो बीच में से काटेगी। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। आप नेक्स्ट उसके बाद बोलेंगे भैया ठीक है, बहुत समझ में आ गया था। अगर एक बार मैं ये बता दूं कि उसके बाद अगला है वृत्तखंड। अब ध्यान से सुनेंगे। अब बोलेंगे भैया सबसे पहले तो आपने बताया था कि वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड मतलब वृत्त के अंदर का कोई भाग है। तो क्या है कि अगर मैं एक जीवा और एक चाप के बीच के एरिया को कहते हैं हम वृत्तखंड, है ना। और त्रिज्य खंड किसे कहते हैं वो भी क्लियर किया था कि भैया दो त्रिज्या और एक चाप के बीच के एरिया को हम कहते हैं त्रिज्य खंड, ये बताया था, है ना। और इसे लघु कह देंगे क्योंकि ये छोटा एरिया है और ये बड़ा है, तो इसे दीर्घ कहेंगे, दिक्कत नहीं है। और ये त्रिज्य खंड है और ये, अब ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे भैया वृत्त खंड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे वृत्त खंड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे भैया अगर मैंने एक सर्कल बनाया और आपको पता है कि भैया अगर मैंने 2 पॉइंट लिया तो आपको पता है कि ये हो जाएगी, इसे हम चाप कहते हैं, ओ सॉरी जीवा कहते हैं, जीवा कह देंगे और इसे चाप कहेंगे। तो आप बोलेंगे ना भैया जीवा और चाप के बीच के एरिया को वृत्तखंड कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक एंगल, ध्यान से सुनिए, एक एंगल जो होता है, एक एंगल जो होता है समान, मतलब एक ही वृत्तखंड में जो एंगल होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये थीटा है तो इसी वृत्तखंड में जो एंगल दूसरा होगा उसे भी हम थीटा कहेंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे। ये 50 है तो ये भी 50। ये मैं क्या, ये समझ में नहीं आता बच्चों को, ध्यान से सुनिए। अब एक बात बताइए, ये हमारा एक लघु वृत्तखंड हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब ये जो एक ही वृत्तखंड में मैं चाहे असंख्य कोण बना दूं, ये सारे कोण बराबर होंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा भैया? समझ तो नहीं आ रहा पर ठीक है। एक बार जैसे मैं अगर कोई भी बना दूँ, है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ये बनाया, एक ट्रायंगल बना देते और ये वाला एक ट्रायंगल बना दिया, जोड़ा बहुत वो है पर चलिए रफ डायग्राम में सही है। आप बोलेंगे भैया ये एक ही जीवा से बने हैं कोण, पर सेंटर पे नहीं है। सेंटर वाला कोण तो बराबर होता है, वो हमें पता है। पर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि भैया ये जो है, ये कोण दोनों ही एक ही जीवा से एक ही अ, वृत्तखंड में आ रहा है। मतलब एक ही वृत्तखंड वाले जो कोण होते हैं ये बराबर होते हैं, समझ गए? अब जैसे मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको, क्वेश्चन के लिए, चलिए क्वेश्चन मैं आपको उससे करवाएंगे, एक्सरसाइज में होंगे तो करवा देंगे। ओके, सब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। ओके, तो हमने बता दिया कि भैया एक ही वृत्तखंड में कोण बराबर होते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। अब एक और वो आता है कि ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये सर्कल है, ध्यान से सुनिए, अगर ये सर्कल है तो अगर मैं क्या नाम है, किसी भी जीवा से कोई कोण लूँ और वो सेंटर पे डालूँ, सेंटर मतलब भैया, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र पे डालूँ किसी भी जीवा या चाप, सेम ही बात है ना। आप समझ गए कि इसी चाप पे जो कोण होगा वो सेंटर पे, मान लीजिए वो अगर कुछ थीटा आ रहा है, ध्यान से सुने, सेंटर पे जो मान लीजिए वो थीटा आ रहा है, तो यही इसी चाप से अगर मेरा दूसरा कहीं कोण आएगा सेंटर के अलावा, तो वो जो एंगल आएगा वो इसका आधा आएगा, θ/2 आएगा। मतलब ये अगर 60 है तो ये 30 आएगा। और आपको पता है कि भैया ये वाला कोण भी 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये अभी बताया था वृत्तखंड, सेम वृत्तखंड में एंगल सेम होते हैं, तो ये 30 हो जाएगा ये भी। तो आपसे क्या बोल रहा है, सेंटर पे अगर कोई कोण है तो उसका आधा कोण हमारे बाहर होगा, मतलब और कहीं दूर में होगा। ये समझ में आ गया? सेंटर पे जितना कोण होगा उतना ही दूरी पे होगा, मतलब उतना ही और किसी जगह पे कोण होगा तो वो आधा होगा। ये समझ में आ गया? एक और बार बता देते हैं, सर्कल से अगर मैंने कोई चाप ले लिया और इस चाप पे सेंटर पे कोण बनाया तो कुछ बनेगा। अब यही कोण अगर मैंने इसी चाप से दूसरी जगह बनाया तो ये कोण इसका आधा होगा, मतलब ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा।
ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि ये वाला भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वृत्तखंड सेम है ना, ये वृत्तखंड सेम है, तो बोलेंगे ये वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि वृत्तखंड के कोण सेम होते हैं। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे भैया ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे भैया अगला ये जो पॉइंट है, इसे इसे मार्क करके रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि भैया सेंटर पे जो कोण होता है, मैं जैसे एक एंगल का नाम वाम भी लिखवा देता हूँ आपको, जिससे क्लियर हो जाए। पी क्यू, और जैसे सेंटर ओ मान लेते, और यहाँ पे मैं कुछ ए मान लेता हूँ, है ना, ए मान लेते। सर्कल ढंग से नहीं बना। आप बोलेंगे भैया ए पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी, अच्छा ओ दो बार ले लिया, ओ माय गॉड, इसे डी ले लेते हैं। ओके, इसे माइंड ना करें, डी होगा, तो आप पी ए डी लिख दिया। पी ए डी ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल ले लीजिए, इसे मैं कह दूंगा पी ओ डी। तो एंगल पी ओ डी, अब एंगल पी ए डी जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा पी ओ डी का, मतलब ये 60 है तो ये 30 है, तो आप बोलेंगे भैया एंगल पी ए डी डबल हो जाएगा एंगल पी ओ डी का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब बोलेंगे ठीक है भैया, समझ तो आ गया। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो ये बताई थी कि केंद्र पे डालने पे 90 डिग्री बनता है और आधा आधा बाइसेक्ट करता है, ये क्वेश्चन में यूज़ होता है। वैसे तो और सब भी होते हैं, बट मैं ये दोनों स्पेशली यूज़ होते हैं, तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बोलेंगे उसके बाद जो थोड़ी छोटी छोटी थ्योरम्स है वो भी क्लियर कर देता है। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे कि भैया अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, कैसे होगा भैया? देखो, अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। अगर मैं एक व्यास बना दूँ, ध्यान से सुना, तो ये आधा वृत्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो बीच में से काटता है। तो आप बोलेंगे भैया ये जो आधा वृत्त है इसका कोण समकोण होता है, तो ये कैसे करें? देखो, ये ऐसे याद रखना है आपको कि भाई एक बात बताइए, ये अगर मैं 2 पॉइंट व्यास पे ले लूँ, पी और क्यू, ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा भैया? 180। और आपको पता है, मैंने पिछले थ्योरम में ही बताया, क्या बताया, कि भैया जो कोई भी चाप जो होता है वो कोण जो सेंटर पे डालता है, उसका आधा कोण वो और किसी जगह पे डालता है, मतलब उसी सेगमेंट में, उसी वृत्तखंड में वो आधा कोण डालता है। तो मैं वैसे ही बोल दूंगा कि भैया ये जो इस सेगमेंट में ये जो कोण डालते हैं ये 90 होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ सारे कोण 90 ही होंगे, क्योंकि आपको पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब आप कह सकते हैं वृत्तखंड में सारे एंगल सेम होते हैं, अभी आपको पता है। तो आप बोलेंगे भैया ये सारे 90 होते हैं, तो मतलब किसी भी अर्धवृत्त में सारे कोण समकोण होंगे जो किसी पॉइंट से जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, वृत्तखंड क्लियर हो गया, दीर्घ लघु सब कुछ बता दिया। ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी बता दिया, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है एज कम्पेयर टू और कहीं एंगल हो। फिर आते चक्रीय चतुर्भुज। अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैंने ऐसे बोला कि कोई सर्कल ले ली, सर्कल है तो पूरे चैप्टर में बनाना ही पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भैया एक सर्कल में मैंने 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लिए, और अगर उन 4 पॉइंट को जोड़ के मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, तो इस चतुर्भुज को मैं चक्रीय चतुर्भुज कहूँगा। अब ध्यान से सुने, आप बोलेंगे भैया चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका गुण क्या होता है? इसका गुण ये है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं, वट ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल कहते हैं, मतलब सम्मुख कोण, सामने वाले कोण जो होते हैं ये दोनों बराबर नहीं होते, ये दोनों को मिला के जो होता है एंगल 180 होता है। मतलब आप लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया? अब आपके लिए क्वेश्चन सिंपल सा है ना, मैं करवा देता हूँ। पहले सर्कल बना लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, छोटा सा बना लेते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि ये 60 है, ध्यान से सुनेंगे, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बताइए? आप बोलेंगे भैया ये 60 है तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, आपको पता है। तो ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए, मतलब ये 60 है तो 120 होना चाहिए, तब तो 180 होगा। अब ध्यान से सुने, अब आप बोलिए, ध्यान से सुनेंगे, आप बोलेंगे कि भैया ये एंगल जितना भी होगा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ये थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, बट कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज ही है। और इसमें मान लो मैंने 130 दे दिया, ये 130 डिग्री है एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसे एक्स की वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, आपको पता होना चाहिए एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, वो अभी बता दिया है, निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आता है आखिरी टॉपिक, वीडियो खत्म हो जाएगी। इसमें समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? ये वैसे टॉपिक इंक्लूड नहीं किया जाता, पर मैंने बता दिया क्योंकि ये बार बार टर्म आती है। तो सम केंद्रीय वृत्त मीन्स होता है, सम मीन्स होता है सेम, समान, और केंद्रीय मीन्स होता है केंद्र, मतलब एक दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान है। मतलब अगर मैंने इसे और इसे बोला तो इसका केंद्र दोनों का समान है, तो मैं बोलूँगा ये दोनों क्या हो जाएंगे? सम केंद्रीय वृत्त हो जाएंगे, सम केंद्रीय
वृत्त। अब आपके दिमाग में आएगा भैया समकेंद्रीय वृत्त में सेंटर सेम होता है, त्रिज्या सेम नहीं होती, क्योंकि अगर त्रिज्या सेम हो जाएगी तो सेम वृत्त हो जाएगा, है ना, इसी के ऊपर आ जाएगा। इसकी त्रिज्या थोड़ी छोटी है, इसकी बड़ी है, क्लियर है, ओके। सो यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और इसे इस वीडियो को थोड़ी आप, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं, और नहीं पढ़ रखा है तो मैंने डिटेल में हर एक चीज़ कवर की है। इसके बाद आपको कहीं से कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ओके। थैंक यू।